मैं अपने आप को कंपेयर करता था हर किसी से, तो वो सीधा मेरे दिमाग में एक ही थॉट आता था कि यार ये कैसा घिनौना सा पैर है इसका, लोग यही ये सोचेंगे। हाँ, ये सोचेंगे, ये ये आप बोलेंगे। अपने माइंड में खुद ही सोचते रहते। खुद ही सोचता था ओह। मैं ये सोचता था कि इस बॉडी में मैं क्यों हूँ। आप अगर ज़्यादा खुश हैं मुझसे तो मैं ये कंपैरिजन करता था कि मैं उस बॉडी में क्यों नहीं हूँ। तो मैं NIT ही जा रहा था। जाते हुए जब मैं मुश्किल से 3 किलोमीटर मैंने ट्रैवल किया होगा, मैं नारायणा के पास पहुँचा था। उस टाइम पे ब्लू लाइन बसेस होती थी, तो दोनों सेम रूट की बसेस थी, तो थी अलग अलग नंबर, लेकिन वो सेम रूट की बसेस थी, तो दोनों की रेस लग रही थी। तो पीछे से मेरी बाइक को एक बस ने हिट किया, बाइक आगे निकल गई और मैं पीछे रह गया था। और बस का लेफ़्ट टायर जो था वो मेरी थाई के ऊपर, हॉस्पिटल के प्रेमाइसिस में पहुंचते ही मैं बेहोश हो गया था। प्लाज्मा चढ़ाया जाता था, प्लाज्मा चढ़ाते थे तो वो सारा यहाँ से लीक हो जाता था क्योंकि यहाँ पे मसल से। तो जब मैं उन्हें अपनी जर्नी के बारे में बताता हूँ, वो मेरी वीडियोस देख लेते हैं तो उन्हें लगता है होप है। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष पंडित आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं वरेनियम टॉक्स के हमारे आज के इस एपिसोड में। और आज हमारे साथ एक स्पेशल पर्सनैलिटी है। वैसे तो हर बार स्पेशल पर्सनैलिटीज़ ही आती हैं। आज हमारे साथ जो स्पेशल पर्सनैलिटी हैं वो एक फिटनेस कोच भी हैं और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी रहे हैं। और उनकी लाइफ में बहुत बड़ा स्ट्रगल रहा है, जिससे उन्होंने कम बैक किया और लोगों के लिए आज एक प्रेरणा बने हुए हैं। तो शुरुआत करते हैं। आज हमारे साथ हैं वैभव चौहान जी। नमस्कार वैभव जी, कैसे हैं आप? नमस्कार मनीष जी। क्या चल रहा है जीवन में आजकल? जीवन में आजकल कोचिंग चल रही है। आजकल मैं लोगों को ट्रेन कर रहा हूँ। क्या बात। ऑनलाइन ट्रेनिंग मैं देता हूँ लोगों को। जी 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 जी। और उसके थ्रू मैं लोगों को फिट करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या बात क्या बात क्या बात। अच्छा, ये जो फिटनेस का जो बुखार आप पे चढ़ा हुआ है, जो आपने दुनिया को चढ़ाया हुआ है ये शुरू से ही था या अभी शुरू हुआ है? नहीं, ये मैंने एक्चुअली बहुत पहले एक पंपिंग आयरन एक मूवी आई थी आर्नोल्ड की, जिसमें उन्हें एक्सरसाइज करते हुए दिखाया गया। क्या बात क्या बात। तो तब 2000s में मैंने वो देखी थी, जब मैं शायद 10th क्लास में था। जी जी जी। तो उस टाइम पे मैंने वो देखी और उस टाइम पे मुझे और मेरे कज़न्स थे, तो हमें देख के उससे थोड़ा मोटिवेशन मिली कि हम भी क्यों ना बॉडी बनाएं। तो मैंने अपने रूम में एक बड़ा सा पोस्टर लगा लिया था आर्नोल्ड का, और मैंने 2002 से घर पे ही एक्सरसाइज करनी स्टार्ट कर दी थी। क्या बात है, क्या बात। और अर्लियर लाइफ आपकी जो इससे पहले की थी, या कॉलेज टाइम या स्कूल टाइम, वो कैसा रहा आपका? कहाँ से आपका जन्म? दिल्ली का, या आप दिल्ली से ही हो ना? हाँ जी, मैं दिल्ली से ही बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली। राइट। तो स्कूलिंग में तो ऐसा था कि इनिशियली क्या होता है कि जब बच्चे छोटे होते हैं, हम छोटे थे तो हम क्लास में बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन ग्रेजुअली क्या होता है कि मैं तो बहुत ख़राब होने लग गया था। तो फैमिली की कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हो गई थी कि मेरी मदर को सीवियर डिप्रेशन हो गया था, और जब बहुत ज़्यादा सीवियर डिप्रेशन हो गया था तो उनको इतनी हैवी दवाइयाँ दी जाती थी कि वो 10-10 दिन तक बेड से ही नहीं उठती थी। ओह माय गॉड। उनको हेल्प चाहिए होती थी, उठाना पड़ता था, और स्पेशली खाना खाने के लिए उन्हें उठाना पड़ता था, इतनी हैवी डोजेज़ उनकी होती थी। तो उस टाइम पे ध्यान देने वाला घर पे कोई नहीं था। मदर पूरे दिन बेड पे लेटी रहती थी। तो मेरे को लगता था कि ये ऐसे क्यों है, क्योंकि मैं बाकी बच्चों से कंपैरिजन करता था कि उनके पेरेंट्स ऐसे नहीं है, क्योंकि मैं बहुत छोटा था। तो मैं ये कंपैरिजन करता था कि बाकियों के पेरेंट्स ऐसे क्यों नहीं है, मेरी मदर ऐसा क्यों बिहेव कर रही हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता था वो डिप्रेशन है और उन्हें दवाइयाँ दी जा रही हैं, क्योंकि मैं बहुत छोटा था उस टाइम में। कोई समझ नहीं होगी भाई उस टाइम पे, समझ भी नहीं थी, किसी ने बताने की कभी कोशिश भी नहीं की, और कोई उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करता था कि डिप्रेशन क्या होता है उस टाइम पे। लेकिन अब मुझे रियलाइज़ होता है कि हाँ, वो डिप्रेशन था। और तो उस टाइम पे मेरे फादर जॉब पे चले जाते थे और मदर पूरे दिन ऐसे लेटी रहती थी। तो हमारी जॉइंट फैमिली थी, तो मेरी दादी मेरा ध्यान रखती थी उस टाइम पे। तो मैं जो स्टार्टिंग में जो अच्छा था स्टडीज़ में, नर्सरी और फर्स्ट सेकंड तक तो ठीक था, उसके बाद मैं ख़राब होना स्टार्ट हो गया था क्योंकि मेरे ऊपर कोई ध्यान देने वाला नहीं था। उसका इम्पैक्ट आपकी एजुकेशन पे आने लग गया था ना? एजुकेशन पे, मेंटली भी मैं बहुत इम्पैक्ट हुआ था उससे। मेंटली मैं ऐसे इम्पैक्ट हुआ था कि मैं अपने आप को आइसोलेट रखने लग गया था। माय गॉड। उस एज में? उस एज में मैं आपको बताता हूँ कि 5th क्लास में मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंट भी हुआ कि मेरी सोच ऐसी हो गई थी कि मैं ये सोचता था कि इस बॉडी में मैं क्यों हूँ। मैं अपने आप को अगर आपसे कंपैरिजन कर रहा हूँ, तो आप अगर ज़्यादा खुश हैं मुझसे
तो मैं ये कंपैरिजन करता था कि मैं उस बॉडी में क्यों नहीं हूँ, मैं इस बॉडी में क्यों हूँ, वाह। क्योंकि वो बॉडी ज़्यादा खुश है, आप ज़्यादा खुश हो, तो मैं इस बॉडी में ही क्यों हूँ। हाँ, वो बच्चा जो सोच रहा है, वो समझ रहा है, वो छोटी सी चीज़ें हैं, बट वो उसका इम्पैक्ट इतना पड़ रहा है कि वो क्या ट्राई कर रहा है सोचने का। हाँ जी, मतलब कहाँ जा रहा है उसका दिमाग। खुद मुझे वो थॉट्स आने स्टार्ट हो गए थे कि मैं अपने आप को ऐसे लोगों से कंपैरिजन, बच्चों से कंपैरिजन करने लग गया था कि मैं इतना दुखी बॉडी में क्यों हूँ, ये मुझसे ज़्यादा खुश क्यों हैं, ये ऐसे क्यों हैं, मैं ऐसा क्यों हूँ। मैं ऐसा क्यों हूँ। राइट राइट राइट। तो वो मेरे मन में थॉट्स आने स्टार्ट हो गए थे उस टाइम पे। तो फिर धीरे धीरे मतलब बहुत पुअर हो गया था अपनी स्टडीज़ में, और मेरी धीरे धीरे कंपार्टमेंट्स आनी स्टार्ट हुई, मैं फेल भी होने स्टार्ट हो गया। एंड फाइनली जब 10th क्लास आई तो मैंने थोड़ा मेहनत की उसमें, तब मेरे पेरेंट्स, मेरी मदर की तबीयत भी काफ़ी ठीक हो गई थी उस टाइम पे, तो उन्होंने भी सपोर्ट किया मुझे काफ़ी। तो उसमें मैंने परफॉर्म करने की कोशिश की और मैं थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर पाया 10th में। जी जी। फिर उसके बाद आपने कॉलेज किया। उसके बाद कॉलेज किया और फिर मेरा एक थोड़ा ट्रेजिक एक्सीडेंट हो गया था बीच में। वो आपकी लाइफ का एक मेजर पार्ट था जो हम सबको बताने वाले हैं अभी। जिस मतलब आप ऐसा मत सोचिएगा कि उस पार्ट की वजह से हम, बिकॉज हम उससे आपके उस पार्ट से भी हम लोग बड़े मोटिवेशन मूड में हैं, क्योंकि आपने बड़ा स्ट्रगल किया। मैंने अभी अपने दर्शकों को यही बताया कि इनकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल था, उस पर बात का हम लोग करेंगे, पर पहले थोड़ा और जान लेते हैं आपके बारे में, थोड़ा और गूगल रिसर्च और खोल लेते हैं थोड़ा सा। अच्छा, आपके बारे में हमें पता लगा आपने लव मैरिज किया बड़े लंबे रिलेशनशिप के बाद। हाँ जी। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। वो ये हुआ था कि वो एक्सीडेंट के बाद की बात है। अच्छा। हाँ जी। वाह। तो वो एक्सीडेंट के बाद की बात है, और वो हुआ ये था कि स्टार्ट हुई थी कॉलेज से। एक इंस्टीट्यूट है NIT जनकपुरी में, तो वहाँ पे हम पढ़ा करते थे साथ में। जनकपुरी में। जी। तो वहाँ पे हम साथ में पढ़ा करते थे, साथ में नहीं थे, दूसरे बैच में थे, अलग अलग बैच में थे हम। तो कहते हैं ना, एक फर्स्ट टाइम जो आपका फर्स्ट साइट लव होता है, और या इन्फैचुएशन कह लो उसको, तो वो हुआ था। देन मैंने अप्रोच किया, मैंने बात करने की कोशिश की, बट कोई रिस्पांस नहीं आया, एंड मुझे धुतकार दिया गया बच्चों से। पुका हुआ आशिक। तो एंड मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी उस टाइम पे भी, कि बिकॉज मैं इंट्रोवर्ट हो चुका था, तो मैं बहुत ज़्यादा कुछ करता नहीं था। मैंने सिर्फ बात की और वहीं पे मना हो गया, तो ठीक है, ख़त्म। ठीक है। तो बट मेरा मन करता था बात करने का, तो उसके बीच में मेरा एक्सीडेंट हो गया था। देन वापस जब मैंने रीजॉइन किया तो मैं लंगड़ाते हुए जाता था उस टाइम पे, बट फ़ोन पे हमारी घर से मैंने मैंने NIT के अकाउंटेंट को कांटेक्ट किया, और मैंने उससे नंबर निकलवाया। NIT इंस्टीट्यूट जो होता है, तो मैंने उनसे अकाउंटेंट से नंबर निकलवाया। क्या बात है। लेकिन उस टाइम पे उनके पास मोबाइल नहीं था, तो वो घर का नंबर उन्होंने दिया। तो मैं क्या करता था कि मेरी जो कज़न, देख रहे हो, राज खोल रहे हो आप। तो मेरी जो कज़न्स की मेरी जो भाभी थी, तो मेरी कज़न्स की वाइफ थी, तो उनसे मैं कॉल करवाता था पहले, कि उनके घर वालों को ऐसे लगे किसी लड़की ने कॉल किया है, फिर मैं बाद में बात। तो वो फिर वहाँ से भी डांट पड़ती थी मुझे, जी जी जी, तुमने मुझे कॉल क्यों किया, ओके, तुम्हें नंबर कहाँ से मिला। अच्छा, तो ये स्ट्रगल वाला प्यार भी है साथ साथ ना। तो उसके बाद फिर काफ़ी टाइम तक हमारी बातें हुई ऐसे ही फ़ोन पे, कभी कभी करता था मैं सिर्फ कॉल, क्योंकि मैं बेड रेस्ट पे था उस टाइम पे, एक्सीडेंट हो गया था। तो फिर उसके बाद हम जैसे ही मैंने रीजॉइन किया, तो मैं मतलब लंगड़ा के चलता था उस टाइम पे, क्योंकि एक्सीडेंट के बाद मेरे को रिकवरी में बहुत टाइम लगा था। तो फिर मुझे सडनली एक दिन कॉल आया कि मिलते हैं, एक बारी बात करते हैं, क्योंकि बिकॉज मैंने कभी परेशान नहीं किया, मैंने सिर्फ नॉर्मली बात करने की कोशिश की, पर्सनैलिटी की तरह आपने। राइट। तो फिर मेरे को वहाँ से एक बारी कॉल आया कि एक बारी मिलते हैं। वो उसने कहा कि एक बारी बात करते हैं, देख कि क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी, एक बारी बात कर लेते हैं, क्लियर प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी। अच्छा, कि एक बारी क्लियर कर देते हैं। तो फिर हम मिले, और फिर मिल के उसे पता लगा कि कैसा बिहेवियर है मेरा, मैं कैसा एज अ पर्सन मैं कैसा हूँ, एंड शी एक्सेप्टेड मी। तो ग्रेजुअली हमारी बात हुई, धीरे धीरे बात स्टार्ट हुई फिर। एंड सबसे अच्छी बात ये थी, मुझे सबसे बड़ी बात ये लगी कि मैं उस टाइम पे लंगड़ा रहा था, एंड आई एम नॉट, मैं कोई बहुत रिच फैमिली से नहीं हूँ कि किसी का मोटिव ऐसा हो कि हाँ ये रिच फैमिली से है, तो अगर पैसे ज़्यादा हैं और वो अगर उसको फिजिकली कोई प्रॉब्लम भी है तो मैं चल जाएगा, तो चल जाएगा। तो ऐसा भी नहीं था कि मैं बहुत रिच फैमिली से था, बट स्टिल एज अ पर्सन शी एक्सेप्टेड मी। क्या बात। तो
वो मैं जो लंगड़ा रहा था वो धीरे धीरे मेरा रिकवरी भी मेरी स्टार्ट हुई एंड धीरे धीरे मैं रिकवर भी होता चला गया। एंड फिर उसके बाद थोड़ी जर्नी और लंबी थी। मैं क्योंकि स्टडीज़ में मैंने आपको बताया था मैं अच्छा नहीं था इनिशियली, तो मेरी इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक थी। तो अब एक ऐसा टाइम आ गया था कि हम इतने टाइम तक रिलेशनशिप में थे, तो फिर मैंने कहा कि अब कुछ करना है, क्योंकि अगर शादी का टाइम आ जाएगा लड़की का तो घर वाले लड़का देखने स्टार्ट कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने कहा कुछ करना है लाइफ में, अगर मैं जॉब नहीं करूँगा तो कहीं और रिश्ता तय हो जाएगा। तो फिर मैंने जॉब ढूंढनी स्टार्ट की डोमेस्टिक कॉल सेंटर्स में। और डोमेस्टिक कॉल सेंटर्स के मेरे इंटरव्यू क्लियर नहीं होते थे, इतनी मतलब कॉन्फिडेंस नहीं था। राइट। और मैं नोटिस करता था कि मेरे को क्या क्या बोलना है। मैं एक इंटरव्यू मैंने ऐसे भी इंटरव्यू दिए हैं कि मैं मोती नगर सेम हज कंपनी होती थी उस टाइम पे, वोडाफोन का वोडाफोन बाद में भी है। वोडाफोन बाद में हज थी। तो मैं हज का इंटरव्यू पहले मैं मोती नगर देने गया हूँ। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कहाँ से हो, वो सब पूछा उन्होंने। तो मैंने कहा दिल्ली बोलता था मैं उस टाइम पे। तो उन्होंने कहा दिल्ली नहीं होता है, ये दिल्ली होता है। ओके। तो वहाँ से धीरे धीरे इंटरव्यू से सीखने को मिला। तो मैं जैसे ही इंटरव्यू दे के आया तो वहाँ पे क्लियर नहीं हुआ, तो फिर मैं लाजपत नगर गया सेम कंपनी का इंटरव्यू देने, क्योंकि वहाँ पे भी इंटरव्यू चल रहे थे। वहाँ आपने दिल्ली बोला है? वहाँ मैंने दिल्ली बोला लेकिन वहाँ पे भी इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ। ठीक। अच्छा। तो ऐसे ही फिर क्या होता था, वो बीएड कर रही थी आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन से, AIE दिल्ली कैंट में। ओके। तो उस टाइम पे मैं लंच में उनके पास जाता था और फिर वो मुझे इंग्लिश पढ़ाती थी, एक ग्रामर की बुक लेके आती वाह क्या बात। और हम एक पार्क में बैठ जाते थे और वहाँ पे बैठ के वो मुझे इंग्लिश पढ़ाती थी। तो वो मुझसे पूछती भी थी, क्वेश्चंस भी पूछती थी और मुझे सिखाती भी थी कि ये प्रेजेंट टेंस है, ये पास्ट टेंस है, ये कॉन्टीन्यूस टेंस है, ये सब वो मुझे सिखाती थी। ये फ्यूचर टेंस है, ये सब वो मुझसे मतलब मुझे सिखाया उन्होंने। जी। उसके बाद मैं मेहनत करता चला गया। मैंने कहा मतलब आप अगर एक ही चीज़ में आप मेहनत करते रहोगे ना तो कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट मिलता है। तो फिर उसके बाद मैंने और इंटरव्यूज़ दिए। फिर एक एयरटेल का मेरा इंटरव्यू क्लियर हुआ, बट वहाँ पे मैं 1 महीना रहा और जैसे ही फ्लोर पे आया तो कस्टमर तो गाली दे के बात करता था वहाँ पे। हाँ, फ्रस्ट्रेशन इतनी होती थी कस्टमर केयर में। उनका कहते कि हमारा बिल इतना ज़्यादा कैसे आ गया, तो वो सीधा गालियाँ देते थे। तो मैंने कहा यार ये गालियाँ तो मैं नहीं सुन सकता हूँ, तो ये जॉब तो मेरे बस की नहीं है, क्योंकि मेरे लिए नहीं जॉब, मेरे लिए नहीं है ये। फिर उसके बाद मैंने एक इंटरनेशनल कॉल सेंटर का इंटरव्यूज़ देने स्टार्ट किया। तो उन्होंने इंटरव्यूज़ लिए, इंटरव्यूज़ के बीच में उन्होंने ऐसा पूछा, क्वेश्चंस पूछे। तो वहाँ पे मैंने ना प्रेजेंट टेंस में बोल दिया था, फिर मैं उन्होंने चेंज करके पास्ट टेंस में किया। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया। तो मैंने बताया कि बिकॉज इट हैपेंड इन द पास्ट, क्योंकि वो पास्ट टेंस में हुआ है तो इसलिए मैंने वो चेंज कर दिया। तो उन्हें वहाँ से आइडिया लगा कि इसे थोड़ा बहुत आइडिया है इंग्लिश का, हाँ। इसे नॉलेज है थोड़ी बहुत इंग्लिश की, तो हम इसे सिखा सकते हैं, पॉलिश कर सकते हैं इसको। तो फिर उन्होंने एक 2 वीक्स की ट्रेनिंग रखी बहुत सारे लोगों के लिए, कि जिनको उन्हें लगा कि जो सीख सकते हैं। राइट होता है। तो उन्होंने वहाँ पे लोगों को ट्रेनिंग दी इंग्लिश की। और टेक्निकल स्किल्स मेरे ठीक ठाक थे, क्योंकि मैं कंप्यूटर का हार्डवेयर का कोर्स कर चुका था और टेक्निकल स्किल्स मेरे ठीक ठाक थे। और वो विप्रो का डेल का प्रोसेस था उस टाइम पे, तो डेल के लैपटॉप से हार्डवेयर सपोर्ट हमें करना था। तो टेक्निकल में तो मेरा पूरा क्लियर हो गया था और वहाँ पे 2 वीक्स की ट्रेनिंग हुई हमारी। उसके बाद उन्होंने दोबारा से असेसमेंट किया हमारा और वो मेरा क्लियर हो गया। तो वो मेरी फ़र्स्ट जॉब थी जहाँ पे मैंने टिक के काम किया थोड़ा, और 6 महीने मैंने वहाँ पे काम किया। ये मैरिज के बाद की बात है, पहले की बात है? ये पहले की बात है। फिर उसके बाद आपकी मैरिज हुई होगी? उसके बाद फिर मैं लगा रहा। फिर 6 मंथ्स बाद मेरे ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम्स आ गए। फिर मैंने एग्ज़ाम्स के लिए वो वाली जॉब छोड़ दी। फिर मैंने एग्ज़ाम्स दिए अपने और फिर मैं और जॉब्स ढूंढने लग गया। फिर मैं कॉल सेंटर में इंटरव्यूज़ तो देता था, लेकिन मेरा मन नहीं करता था वहाँ पे जॉब करने का। मैंने कहा यार पूरी रात आप कॉल सुनते रहोगे और ये सब करते रहोगे। मैंने कहा 6 महीने कर लिया है, चैट प्रोसेस में था वहाँ पे मैं, 6 महीने कर लिया, अभी बहुत है इतना। देन सडनली मुझे एक सॉफ्टवेयर कंपनी से ऑफ़र मिल गया एंड वहाँ पे था कि वो सब जितने भी BPO से आए हैं जिनको टेक्निकल एक्सपीरियंस है उनको वो हायर कर रहे थे। क्या बात है। तो उन्होंने हायर कर लिया और वहाँ पे जिन्होंने इंटरव्यू लिया वो भी विप्रो से थे और मैं भी विप्रो से था, तो मुझे वहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल गई। राइट। और उन्होंने काफ़ी सारे वहाँ पे विप्रो के भी लोग थे और अलग अलग जगह से कॉल सेंटर से लोग थे वहाँ पे जिन्हें टेक्निकल नॉलेज थी, तो वहाँ पे जॉब मिली। देन वहाँ से मेरा करियर मेन स्टार्ट हुआ। तो आपने इतना स्ट्रगल किया है अपने प्यार को पाने के लिए भी, तो आप एक काम और करो ना,
आप साथ साथ ना लव कोच भी बन जाओ। एक नया अपना सेगमेंट शुरू कर दो कि भाई फिटनेस कोच तो हमें ही है, साथ साथ हमारे से लव की ट्रेनिंग भी लो, कैसे कैसे क्या होता है। आजकल तो वैसे भी टेक्नोलॉजी बहुत हाई हो गई है ना। अच्छा, आप कोरा पे भी बड़ा एक्टिव रहते हैं ना कुछ, हाँ जी। है ना, तो उसका क्या है कोरा का बेसिकली, अगर कोई समझना चाहे तो, क्योंकि मुझे थोड़ा उसका कम नॉलेज है। ओके, तो कोरा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कोई आपको अगर कोई क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन है आपको, मान लो आपको कोई टेक्निकल क्वेश्चन है या कोई पॉलिटिक्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, तो आप वहाँ पे क्वेश्चन अपना डाल सकते हो एंड जिसको भी वो क्वेश्चन दिखेगा जो उसको उसकी नॉलेज है वो वहाँ पे अपना आंसर लिख देगा। ओके, जस्ट लाइक याहू टाइप। जस्ट लाइक याहू आंसर्स। ओके। तो वैसे ही वहाँ पे आंसर्स लिख देते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपने आईटी फील्ड में भी काफ़ी काम किया है, यूएस के लिए भी कुछ थोड़ा आपने कुछ किया है ना शायद? हाँ जी। यूएस में क्या वहाँ पे गए थे करने या उसके लिए कुछ किया था? मतलब नहीं, वहाँ यूएस पे में रह के आए हो आप? तो जब मेरी फर्स्ट जॉब लगी थी आईटी में, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि विप्रो से के बाद जहाँ पे जॉब सॉफ्टवेयर में मेरी लगी थी, तो उसके वहाँ पे काम करने के बाद हमें रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, बिकॉज वो एक स्टार्टअप कंपनी थी। जी। तो स्टार्टअप कंपनी ने बहुत नए नए प्रोजेक्ट्स वहाँ पे आ रहे थे, तो उनकी नॉलेज ट्रांसफ़र के लिए हमें यूएस जाना था। तो वो सारे यंगस्टर्स को अपॉर्चुनिटी दे रहे थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़े लोग जिनको नॉलेज है सिर्फ वो ही जाएंगे, बल्कि पूरी टीम्स के सारे मेंबर्स को वो अपॉर्चुनिटी दे रहे थे। तो हम वहाँ पे रेगुलर जाते रहते थे। ओके। तो वहाँ पे गए, हमने वहाँ पे नॉलेज ली कि काम कैसे करना है, हमें किस एप्लीकेशन पे काम करना है, क्या काम करना है, और फिर वहाँ से सीख के फिर वापस आके अपनी टीम को सिखाया हमने। ओके। मतलब बेसिकली वहाँ ट्रेनिंग लिया आपने और फिर यहाँ आकर आपने उसको गो थ्रू किया काम। ओके। अच्छा, आप ऐसे फिटनेस कोच माने जाते हो, अमूमन जो भी लोग आपको जानते हैं, जो आपका एक ऑरा है, जो आपकी विषय में सब लोग आपके जानते हैं, कि आप लोग जो फिज़िकली डिसेबल बच्चे हैं या जो लोग हैं उनके लिए बड़ा काम करते हो, जो आपकी एक पर्सनैलिटी का सबसे अच्छा हिस्सा मुझे लगता है कि मैं जो मेरी पसंद का वो है। तो उसमें आप जो फिज़िकली डिसेबल्ड हैं उनको आप मोटिवेट करते हो और उनके लिए बहुत सारी चीज़ें आप करते हो, एक्सरसाइज बताने के लिए हो चाहे किसी भी तरीके से उसके लिए। तो उसका जो वो था वो कैसे बना, आधार कैसे बना, मतलब वो आपने कब स्टार्ट किया, आपके मन में क्या है? और वो हाँ, एक स्पेशल अच्छी चीज़ ये कि आप वो फ्री ऑफ कॉस्ट करते हो, मतलब विच इज़ वेरी गुड थिंग कि भाई आप फ्री ऑफ कॉस्ट इन सब के लिए वो कर रहे हो। वो कहाँ से मोटिवेशन मिली, कब से स्टार्ट किया आपने करना? एक्चुअली जो आपने कोरा की बात की, तो मैंने 2016 में मैंने अपनी एक्सीडेंट की पूरी स्टोरी लिखी थी उस पर। ओके। कि मेरे साथ ये हुआ, मैंने ऐसे ऐसे अपनी रिकवरी की और मैं लाइफ में अभी तक ये कर चुका हूँ। ठीक है। तो वहाँ पे लोगों के बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए। लोगों का जिनका खुद का एक्सीडेंट हुआ था उनको होप मिली, उन्होंने कमेंट किया कि हमारा भी एक्सीडेंट हुआ है और आपकी ये जर्नी देख के हमें एक होप मिल रही है। जी। तो हमने ये आंसर सेव कर लिया है, हमें जब भी कभी डाउन फील होता है तो हम ये आंसर पढ़ेंगे आपका। तो वहाँ से मुझे जो रिस्पांस मिला उस आंसर को, वहाँ से मुझे मोटिवेशन मिली, मुझे भी मोटिवेशन मिली। मुझे लगा कि मैं अपनी जर्नी नॉर्मली देख चुका हूँ, क्योंकि मेरे साथ क्या हुआ है वो मेरे को पता है, मैं कैसे रिकवर हुआ हूँ। तो मेरे लिए वो नॉर्मल चीज़ थी, एक जर्नी थी वो मेरे लिए, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी जर्नी दूसरों के लिए इतनी ज़्यादा मोटिवेशनल हो सकती क्या है। बात वो इतने लोगों को इंस्पायर कर सकती है। तो वहाँ से मुझे लगा कि हाँ, मैं लोगों की हेल्प कर सकता हूँ। देन क्या हुआ कि इंस्टाग्राम पे मैं अभी रिसेंटली आया हूँ, 2 साल हुए हैं मुझे इंस्टाग्राम पे आए हुए। तो मैंने अपनी वीडियो बना के वहाँ पे स्टोरी डाली कि मैं ऐसे ऐसे मेरा एक्सीडेंट हुआ था एंड ऐसे ऐसे मैंने रिकवरी की, और मैंने सोचा कि आपको मुझे एक ही लाइफ मिली है, तो क्यों ना मैं अपनी सारी विश लिस्ट जो होती हैं वो उसे कंप्लीट कर लूँ, उसे कंप्लीट कर। क्या बात। तो मैंने वो पूरी विश लिस्ट डाली कि मैं ये कर चुका हूँ अभी तक। तो वहाँ पे लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस आया। तो बहुत सारे लोगों का जिनका एक्सीडेंट हुआ है उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट किया। क्या बात। तो अब मैं, क्योंकि मैं एक कोच हूँ तो मैं कोचिंग देता हूँ, तो मैं चार्जेस लेता हूँ, उसके चार्ज करता हूँ लोगों को। तो वहाँ पे जब उन लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया और मैंने उन्हें चार्जेस बताए, तो उनका रिप्लाई नहीं आया उनको, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। उन्होंने कहा हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो वहाँ पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे पास कोई एक किसी होप से आ रहा है। जी। कि मैं एक जर्नी से जा चुका हूँ, उस पेनफुल जर्नी से मैं जा चुका हूँ जिसके थ्रू वो ऑलरेडी जा रहे हैं। तो वो समझते हैं कि मैं उनका दुख, उनका दर्द मैं समझ सकता हूँ और मैं कैसे उनकी हेल्प कर सकता हूँ बाहर आने में। तो एक होप से आए थे मेरे पास, बट मैं उनसे चार्जेस, पैसे की वजह से शायद वो नहीं कर पा रहे थे, आगे परस्यू नहीं कर पा रहे थे चीज़ों को। तो फिर मुझे बहुत सारे लोग गए, तो फिर अगर अब वो मुझे छोड़ के जाने लगे, वो उन्होंने रिप्लाई करना बंद कर दिया,
तो फिर मुझे वहाँ पे रियलाइज़ हुआ कि यार ये मेरे पास होप से आ रही है मेरे पास कि हाँ ये बंदा हमें समझ सकता है, ये हमारी हेल्प कर सकता है। देन मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना मैं उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेन करूँ, क्योंकि आप जब लाइफ में किसी की हेल्प करते हो ना तो आपको ब्लेसिंग्स मिलती हैं और कोई पैसा उन ब्लेसिंग्स को कवर नहीं कर सकता। राइट। तो कोई उसे रिप्लेस नहीं कर सकता। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात, क्या बात है। तो वो ब्लेसिंग्स लेने के लिए मैं अब लोगों को ट्रेन करता हूँ। अब जो भी मुझे कांटेक्ट करता है कि उन्हें कोई इंजरी हुई है तो एक एप्लीकेशन मैं यूज़ करता हूँ, मैं अपना ट्रेनिंग प्लान पूरा बना के उन एप्लीकेशन में उन्हें दे देता हूँ और वो उसे फॉलो करते रहते हैं। कभी उन्हें कोई प्रॉब्लम आती है तो वो कांटेक्ट कर लेते हैं मुझे। वो जो एक्सीडेंट आपका हुआ था, थोड़ा उसके बारे में हमें बताइए कि क्या कंडीशंस रही उस टाइम पे और क्या आपकी फिजिकली मतलब चैलेंजेस क्या थे आपके पास उस टाइम पे? मैंने जैसे आपको बताया कि मैं NIT में पढ़ता था उस टाइम पे। जी। तो मैं NIT ही जा रहा था, पटेल नगर में रहता हूँ, तो पटेल नगर से मैं बाइक पे जनकपुरी जा रहा था। तो जाते हुए जब मैं मुश्किल से 3 किलोमीटर मैंने ट्रैवल किया होगा, मैं नारायणा के पास पहुँचा था। उस टाइम पे ब्लू लाइन बसेस होती थी, 2004 की बात है। 2004 में किलर बस बोलते थे, किलर बसेस बोलते थे। किलर बसेस होती थी। तो 2004 में वो किलर बसेस की रेस हो रही थी आपस में, क्योंकि उस टाइम पे वो बहुत रेस करते थे। हाँ। कि ज़्यादा कस्टमर्स कौन सवारी उठाने के चक्कर में। तो दोनों सेम रूट की बसेस थी, तो थी अलग अलग नंबर, लेकिन वो सेम रूट की बसेस थी, तो दोनों की रेस लग रही थी। तो पीछे से मेरी बाइक को एक बस ने हिट किया, तो बाइक ऐसे स्किड होते ऐसे चली गई और मैं भी बाइक के साथ स्किड होता हुआ चला गया। तो थोड़ी देर में क्या हुआ कि बाइक आगे निकल गई और मैं पीछे रह गया था, और बस का लेफ्ट टायर जो था वो मेरी थाई के ऊपर चढ़ गया। ओह माय गॉड, मतलब क्रॉस कर गया? नहीं, क्रॉस नहीं किया उसने, मतलब ऊपर चढ़ गया। ऊपर चढ़ गया। तो वो इतना ऊपर चढ़ा था कि वो 2 इंच और आगे आ जाता तो मेरी जो फीमर है, ये हड्डी है इसकी, वो क्रश हो जाती। ओह माय गॉड। तो वो ऐसे इस टाइम पे ऐसे नीचे था कि इतनी मसल्स दबी हुई हैं मेरी, और वो इस साइड से सारा फट गया, क्योंकि प्रेशर इतना पड़ा इस साइड से कि इस साइड से सारा फट गया। ओह माय गॉड। तो और वो वहीं पे रुक गई बस, क्योंकि वो 2 इंच और आगे आती है। मतलब बेसिकली जो इसका मांस है, हमारी थाई का मांस है, वो टायर के नीचे था। टायर के नीचे था, और मतलब बोन बचा रह गया। बोन बच गया, सिर्फ वो मतलब वो हो गया, वो एक तरफ से खिंच गया तो दूसरी तरफ से वो फट गया पूरा। माय गॉड। तो फिर मैं उल्टा लेटा हुआ था, तो मैंने ऐसे देखा, तो जहाँ से चढ़ते हैं लोग वो मुझे दिख रहा था वहाँ पे। तो मैंने देखा उस साइड, तो एक आंटी ने आके नीचे देखा, तो मैंने आंटी को कहा क्या ड्राइवर को बोलो बस पीछे लेंगे। तो ड्राइवर तो भाग चुका था उस टाइम पे। माय गॉड। तो वो बस मेरी थाइज उसी के नीचे थी, बट मैं हिल नहीं पा रहा था। मैं फंस गया था, वो पूरी मसल्स उसके नीचे थी, तो मैं हिल नहीं पा रहा था उस टाइम पे। तो वो ब्लीडिंग उस टाइम पे इतनी हो गई थी कि क्योंकि लेग्स में बहुत बड़ी मसल्स होती हैं, तो ब्लीडिंग उस टाइम पे इतनी ज़्यादा हो गई थी कि मैंने तो देखा नहीं था उस टाइम पे, लेकिन ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा हो गई थी, मेरे घर वाले जब वहाँ पे पहुँचे थे उनको लगा नहीं था कि मैं बचाऊँगा। माय गॉड। वो मतलब ऐसा हुआ होगा जो स्प्रेड हुआ होगा सारा ब्लड, तो देखने वालों को लगा ये बचेगा नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई थी। तो मैंने आंटी को कहा कि किसी से बोलो बस पीछे लेंगे। तो उस टाइम मैं होश में था, और हेल्पर ने बस पीछे ली। मैं उस टाइम पे यही प्रे कर रहा था भगवान से कि ये फर्स्ट गियर ना डाले, ये रिवर्स गियर डाले। तो उसने पीछे ली बस। तो फिर किसी ने मेरी हेल्प की, तो मैं एक पैर पे कूदते हुए रोड क्रॉस करके ऑपोजिट साइड जाके लेट गया। वहाँ पे HP का पेट्रोल पंप था, तो सब बहुत सारे लोग मेरे आसपास आ गए थे उस टाइम पे। तो मैंने उनको बोला कि आप मेरी हेल्प कर दो, और आप ऐसा करो, आप मुझे हॉस्पिटल ले जाओ, क्योंकि मुझे पता था मुझे चोट बहुत लगी है। मैंने देखा नहीं था उस टाइम तक मेरे पैर की हालत क्या है। तो उन्होंने कहा पुलिस आएगी, पुलिस आपको हॉस्पिटल लेके जाएगी, क्योंकि उस टाइम पे लोग ना बहुत डरते थे कि वो हम पे ब्लेम ना आ जाए, क्योंकि उनसे बहुत सारी पूछताछ की जाएगी और उन्हें अपनी जॉब छोड़ के वहाँ जाना पड़ेगा, तो वो लोग डरते थे उस टाइम पे। तो उन्होंने कहा कि पुलिस आएगी, पुलिस आपको लेके जाएगी। तो एक बंदा आया भीड़ से आगे, उसने कहा कि आपके पास मोबाइल फ़ोन है? मैंने कहा हाँ मेरे पास मोबाइल है। तो उसने कहा आप सारे नंबर्स बता दो, उन्हें नाम बता दो, मैं सबको कॉल कर दूँगा, सबको इन्फॉर्म कर दूँगा। तो मैंने उसे मोबाइल दिया और मैंने सारे नाम बता दिए, उसने सबको कॉल करके बता दिया। तो मैंने उसे बोला कि आपने इतनी हेल्प कर दी, आप मुझे हॉस्पिटल लेके चलो। वो कहते नहीं, मैं हॉस्पिटल नहीं ले जा सकता आपको। ये बड़ा उस टाइम पे बड़ा, अभी तो चलो फिर भी लॉ थोड़े चेंज हो गए हैं कि भाई कोई बोलता नहीं है कि अगर कोई किसी की हेल्प कर रहा है तो, बट उस टाइम पे मैंने हम भी देखा है कि
हॉस्पिटल लेके नहीं जाते थे कि कोई हम पे ब्लेम ना आ हाँ जाए, जी। पुलिस केस ना हो जाए, बाद में धक्के ना खाने पड़े, बहुत चीज़ें हैं डिस्टर्बिंग वाली। अब तो बड़ा अच्छा कर दिया गवर्नमेंट ने। आप सबको ही बताना चाहता हूँ कि अगर किसी बाई चांस आप कोई एक्सीडेंट ऑन रोड देखते हो तो आप उसको हॉस्पिटल लेके जाओगे तो आपको गवर्नमेंट 2000 रुपये भी देती है। शायद ये लो है, मैं आपको मतलब कंफर्मेशन में हम बेशक कहोगे तो हम डाल देंगे। ये है कि आप पे ब्लेम नहीं आएगा अगर आप किसी को हॉस्पिटल लेके आते हो, तो ये अच्छी चीज़ हुई है। फिर उसके बाद आप हॉस्पिटल में एडमिट हुए? उसके बाद नहीं, उसके बाद मैंने उनसे बोला कि मुझे आप हेल्प कर दो, आपने सबको इन्फॉर्म तो किया ही है, तो आप मुझे हॉस्पिटल लेके चलो। तो उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने भी मना कर दिया। मैंने उनको बोला कि आप लोग एक काम कर दो, एक ऑटो रोक दो, आप मुझे ऑटो के अंदर डाल दो, मैं चला जाऊंगा हॉस्पिटल। माय गॉड। तो उस टाइम तक सबसे अच्छी बात ये थी, दो बात सबसे अच्छी थी कि एक तो मेरा हड्डी को क्रॉस नहीं किया था टायर ने, और दूसरा मैं होश में था, क्योंकि इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई थी उस टाइम तक मैं होश में था। तो भगवान ने कुछ ऐसा प्लान किया था कि रिकवरी होनी थी। तो और पूरा मतलब मेरे साथ इंजरी ऐसी हुई है कि मतलब पूरा मेरा पैर लूज़ नहीं किया मैंने उसमें। तो मैंने उन्हें बोला कि मुझे ऑटो में डालो, उन्होंने मुझे ऑटो में डाला, और फिर मैं अपने पैर को देखने की मैंने कोशिश की, तो उन्होंने बोला अपना पैर मत देखो, आपको अच्छा नहीं लगेगा। ओह, वो सब फट गया होगा पूरा, वो फट गया था, मांस-वास। पूरा रेड हो चुका था वो। तो उन्होंने मना किया मुझे, और मैंने नहीं देखा। और जैसे ही मुश्किल से 1 या 1.5 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल था, जैसे ही मैं हॉस्पिटल पहुंचा, मैं वहाँ पे हॉस्पिटल के प्रेमाइसेस में पहुँचते ही मैं बेहोश हो गया था। और मेरी आंख खुली, सीधा एक्सरे रूम में आंख खुली थी। तो एक मेरा लेफ़्ट शोल्डर फ्रैक्चर हो गया था, और एक नी का लिगामेंट टूट गया था, और बाकी मसल्स नहीं थी, थाई से लेके काफ तक। मसल्स थी नहीं? बिल्कुल मतलब डैमेज कंडीशन, डैमेज हो गई थी वो। तो फिर बाद में प्रोसेस स्टार्ट हुआ रिकवरी का, कि ड्रेसिंग स्टार्ट हुई। 10 दिन तक तो ऐसा था कि मैं सिर्फ हॉस्पिटल में मैं चिल्लाता था, और मैं डॉक्टर्स को बोलता था कि बाकी सारे पेशेंट्स हैं ना डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो मेरे मुंह में आप कपड़ा डाल दो। तो क्योंकि वो क्या करते थे, वो डेड स्किन को पकड़ के खींचते थे ना, वो उतारना होता था उनको। हाँ जी, ना वो एनेस्थीसिया दे सकते हैं उस कंडीशन में देंगे, क्योंकि वो सिर्फ ऑपरेशन में देते हैं वो एनेस्थीसिया। तो वो जो डेड स्किन पकड़ के खींचते थे। 10 दिन तक मेरी ड्रेसिंग हुई है, 10 दिन तक मैं इतना चिल्लाया हूँ। टॉर्चर होता है एक तरीके का। वो टॉर्चर था। तो 10 दिन तक मैं इतना चिल्लाया हूँ, मैं उन्हें बोलता था कि मेरे मुंह में आप कपड़ा डाल दो, क्योंकि बाकी पेशेंट्स बहुत परेशान होंगे, क्योंकि वो बहुत हाई फाई हॉस्पिटल नहीं था। तो वो कहते थे हम हॉस्पिटल अगर आपके मुंह में कपड़ा डालेंगे ना, तो हो सकता है आपका दम घुट जाए। तो डॉक्टर बहुत स्मार्ट थे वो। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि मैं अपना हाथ आपके मुंह में डाल रहा हूँ, आप काटो मेरे हाथ पे। अब उन्हें पता है कॉन्शियसली कि मैं काटूंगा नहीं, क्योंकि आपको नुकसान पेन होगा। पेन होगा। तो मैं काटूंगा नहीं, तो मैं चिल्लाऊंगा भी नहीं, क्योंकि मेरे मुंह में हाथ है। माय गॉड यार, क्या बात है। तो डॉक्टर्स ने फिर ऐसे किया। फिर मैंने 8 दिन हो गए थे ऐसे ही ड्रेसिंग को होते हुए। 9वें दिन मैंने अपने नाना जी से कहा, मेरे नाना जी आए थे, तो मैंने नाना जी से कहा कि नाना जी मेरे को ना बहुत ज़्यादा पेन होता है जब बर्दाश्त से बाहर हो रहा है, मेरे से सहा नहीं जाता है। 10 दिन उन्होंने बोला है कि 10 दिन तक ऐसे ही करेंगे, उसके बाद वो सर्जरी करेंगे। तो मैंने नाना जी से रिक्वेस्ट की, प्लीज़ मैं और नहीं सह सकता, मेरी सर्जरी करवा दो अभी आप। तो उन्होंने कहा कि बात करी उन्होंने घर पे, तो उन्होंने कहा सैटरडे पड़ रहा है उस दिन, तो सैटरडे को हम सर्जरी नहीं करवाएंगे। सबने घर में ये बोला। तो नाना जी ने सबको डांट लगा दी, कहते यहाँ पे बच्चा है तुम्हारा इतना परेशान हो रहा है, तुम। सैटरडे का क्या रीज़न था? कि उस दिन औजार यूज़ करते हैं। अच्छा। तो शनि देव के उनके कारण वो, अरे बाबा, वो सबने मना कर दिया था। हाँ, तो नाना जी ने सबको डांटा। लॉजिक नहीं है कि हाँ तुम्हारा बच्चा परेशान हो रहा है और तुम इन चक्करों में लगे पड़ रहे हो। ठीक बात है, ठीक बात है। तो सबको डांट लगी उस टाइम पे, और सैटरडे को ही मेरा ऑपरेशन नाना जी ने करवा दिया। उन्होंने डॉक्टर्स को बोला कि कर दो। फिर इस इंसिडेंट के बाद आपकी लाइफ में बहुत चेंज आए? बहुत चेंजेस आए थे। और उनको आपने फेस कैसे किया? वो चैलेंजेस क्या रहे? चैलेंजेस ये आए थे कि मैंने अपना पैर एक्सीडेंट के 1 या 1.5 महीने बाद मैंने देखा था फर्स्ट टाइम। अच्छा, मतलब विदाउट ड्रेसिंग? विदाउट ड्रेसिंग, हाँ, है ना। क्योंकि मैं इतना ज़्यादा वीक हो गया था कि बहुत ज़्यादा वीक हो गया था मैं। मेरा 20 से 25 kg के बीच में लूज़ हो गया था। अच्छा। क्योंकि इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई थी, तो मैं बहुत ज़्यादा वीक हो गया था। तो उसके बाद मैंने जब फर्स्ट टाइम ड्रेसिंग हो रही थी मेरी वहाँ पे हॉस्पिटल में, तो किसी ने मेरा पैर ऐसे वार्ड बॉय ने या किसी ने ऊपर पकड़ा हुआ था। तो मैं होश में था, तो मैंने पैर उठ के देखा, और मेरी आंख से आंसू निकल गए थे उस टाइम पे कि मैं ज़िंदगी में अब दोबारा चल नहीं पाऊँ। माय गॉड। वो पूरा
पैर मेरा रेड था, वो अभी भी याद आता है मुझे। तो वो पूरा पैर मेरा रेड था और मैं देख के वहीं रोने लग गया था कि अब मैं शायद चल नहीं पाऊँगा। आपने बहुत लोगों को चलाया, आप मोटिवेशन मिलती है लोगों को आपसे देख के, तो ये चीज़ें लाइफ में आती रहती हैं और यही तो स्ट्रगल है यार। इसीलिए तो आप समझो ना, आप आज किस फेज़ में हो, आपको लोग देखते हैं, लोग आपसे सीखना पसंद करते हैं, लोग आपको मतलब आपकी तरह बनना चाहते हैं। जब आप मुझसे भी आके मिले मेरे ऑफिस में तो मैं आपको देख के मुझे बड़ी मोटिवेशन मिली। मैंने कहा यार ऐसा फिट होना है, समझ रहे हो आप क्या बन गए हो, आपने स्ट्रगल फेस किया, ठीक है, डजंट मैटर, एक साइड चीज़ रखते, आज आप क्या आप वो देखो ना यार। देन फिर आपने अपना पैर देखा, फिर उसके बाद मतलब वो मुझे वो चैलेंजेस बताओ कि मैं उस चीज़ के लिए बड़ा मेरी दिमाग में जहन में वो चीज़ें हैं कि यार आपने कितनी स्ट्रांगली आप उन चीज़ों से निकल के आए हो। तो हुआ ऐसा था कि मेरी जो सर्जरी हुई थी इस पैर में इतना पार्ट तो पूरा अफेक्टेड था कि इतने पार्ट पे मसल्स नहीं थी। तो यहाँ से स्किन ली, यहाँ से स्किन ली और यहाँ पे लगाई थी, फिर यहाँ से स्किन ली, यहाँ लगाई, फिर यहाँ पे इन्फेक्शन हो गया तो यहाँ से स्किन ली और यहाँ लगाई। ओह माय गॉड। तो 3 सर्जरी मेरी हुई थी और फिर ये हो गया था कि मेरे को ये इतना ज़्यादा पेन करने लग गया था तो उन्होंने यहाँ इन्फेक्शन हो गया था तो उन्होंने यहाँ से स्किन लेके फिर यहाँ लगाई। तो बीच में ये भी हुआ था कि डॉक्टर ने कहा कि पट्टी चिपकी हुई थी तो और जब पट्टी चिपकी होती है और इतना बड़ी चोट पे चिपकी हुई है और ये भी पैचेस में निकाले थे, इतने बड़े बड़े पैचेस। हाँ, वो निकालते हैं स्किन। हाँ, तो वो पट्टियाँ जब चिपक जाती हैं तो वो जब निकालते हैं चाहे वो कितना भी गीला कर लो वो बहुत पेन होता है वो इतने बड़े बड़े पैचेस में। तो उस टाइम पे ये हुआ कि डॉक्टर्स ने कहा कि हम एनेस्थीसिया नहीं दे सकते, ड्रेसिंग के लिए हम एनेस्थीसिया नहीं देते हैं। तो उस टाइम पे मुझे इतना पेन हो रहा था तो मैंने डॉक्टर को लात मार दी और वो दूर गिर गए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला मुझे। डॉक्टर बहुत अच्छे थे, उन्होंने कुछ नहीं बोला, लेकिन मैंने जानबूझ के नहीं मारी थी क्योंकि मेरे को पेन इतना ज़्यादा हो रहा था तो वो ऑटोमेटिकली आउट ऑफ रिएक्शन हो गया था। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसे ही घर जाओ, बच्चे आप ऐसे ही, उन्होंने इतनी प्यार से मुझसे बात की, उन्होंने कहा बच्चे आप ऐसे ही घर जाओ, हम नहीं करेंगे आपकी ड्रेसिंग। मैंने कहा ठीक है आप मत करो, लेकिन मैं पेन नहीं सह सकता, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो उन्होंने फिर सामने एक आई ऑपरेशन चल रहा था, उन्होंने वहाँ से एक एनेस्थीसियन बुलवाया, उन्होंने मेरे को एनेस्थीसिया दिलवाया और फिर उन्होंने मेरी ड्रेसिंग की, लेकिन उन्होंने भी ड्रेसिंग करके मुझे भेजा। उसके बाद स्ट्रगल स्टार्ट हुआ था मेन जब रिकवरी हो गई थी, मतलब हील कर गया था। उसमें भी बहुत सारे स्ट्रगल्स आए थे। जब घर पे आ गया मैं एक महीने बाद मैं घर आ गया था, उसके बाद घर पे स्ट्रगल स्टार्ट हो गए थे। तो घर पे ये हो गया था कि मेरे को एक जाली लगा देते हैं पैर के नीचे, तो वो मेरी हील में चुभने लगी थी, उससे सोल्स हो गए थे वहाँ पे। और जो मुझे प्लाज्मा चढ़ाया जाता था, प्लाज्मा चढ़ाते थे तो वो सारा यहाँ से लीक हो जाता था क्योंकि यहाँ पे मसल्स नहीं थी, तो पूरी क्रेप बैंडेज जो उन्होंने लगाई होती थी सब गीली, वो पूरी गीली हो जाती थी। तो मेरे को 8 प्लाज्मा चढ़े हैं टोटल और वो पूरे सारे गीले हो जाते थे, हर बार वो निकल जाता था सारा। उसके बाद बेड पे ही रहना, बेड पे ही सब कुछ करना, वही हो गया था। लेकिन ये था कि थोड़ा बहुत मोटिवेशन था क्योंकि मैं पहले एक्सरसाइज मैंने स्टार्ट कर दी थी, तो घर पे डंबल्स थे मेरे, तो मैंने घर पे ही बेड पे ही अपने कजन्स को बोला मुझे डंबल्स ला के दे दो, मैं घर पे ही एक्सरसाइज करूँ। तो जितना होता था मैं बाइसेप्स ट्राइसेप्स शोल्डर जो होता था जितना समझ आता था उस टाइम पे, जितनी नॉलेज थी, क्या बात उतना मैं वहाँ पे कर लेता था। बट ये था कि लेग्स, लोअर बॉडी जो थी वो पूरी वीक हो चुकी थी उस टाइम पे। जब मैं फर्स्ट टाइम खड़ा हुआ तो ऐसा लगा था कि मेरे पैर ही नहीं है, मतलब फील ही नहीं हुआ मुझे कि दोनों पैर बिल्कुल सुन्न हो गए थे क्योंकि बहुत टाइम तक यूज़ नहीं हुए, तो वीकनेस इतनी ज़्यादा थी। तो फिर धीरे धीरे लोगों ने चलवाना, फिर मैंने वॉकर जो होता है वो पकड़ के वो चलना स्टार्ट किया, एक पैर पे स्टार्ट किया। फिर फिजियोथेरेपी स्टार्ट हुई, उसके बाद जिम जाना। फिर मैं लंगड़ा के ही जिम जाता था। ओके। मेरे को जिम मतलब इतना, मेरे को अंदर वो जो पंपिंग आयरन देखी थी, और उस टाइम पे भी मैं बेड पे लेटे लेटे पंपिंग आयरन देखता रहता था क्योंकि कंप्यूटर डेस्कटॉप था एक मेरे पास में, वो पापा ने मेरे लगा दिया था वहाँ पे, तो वो मैं पंपिंग आयरन तब भी देखता रहता था। तो उस टाइम पे इतना जुनून हो गया था बार बार वो देख के कि बॉडी बनानी है, बॉडी बनानी है। क्या बात। तो फिर मैंने जिम जाना स्टार्ट कर दिया। वो मेरा एंकल हील जो था वो नीचे नहीं टच होता था, तो मैं अपनी टोस पे चलता था। क्योंकि वो रेस्ट पे रहा 1 साल तक, ऐसे ऑलमोस्ट ऐसे ही रह गया वो, तो ऐसे ही रह गया, वो सीधा ही रह गया। तो डॉक्टर्स ने कहा कि अगर ये ऐसे चलोगे तो कुछ होगा ना। हाँ जी। तो वो डॉक्टर्स ने कहा कि अगर ये सीधा नहीं हुआ तो हमें सर्जरी करनी पड़ेगी इसकी। बाबा रे।
तो वो खुद तो सीधा होने वाला नहीं था, तो मेरे फादर रोज़ ऑफिस से आके सिकाई पानी में सिकाई करते थे हम, फिर फादर मेरे पुश करते थे उसको पीछे की तरफ। क्या बात, क्या बात। तो उसके बाद मैंने जिम जाना स्टार्ट कर दिया। तो मैं लंगड़ा के ही जिम जाता था। होता क्या था, मैं जिम जा रहा हूँ, जिम में मैंने ट्रेडमिल पे चलना स्टार्ट किया, जितना चल पाता था उतना चलता था। तो मेरा पैर ना इतना मोटा सूज जाता था, स्वेलिंग हो जाती थी उसमें, क्योंकि उसमें वीकनेस इतनी ज़्यादा थी लेफ्ट लेग में, तो वो इतना मोटा सूज जाता था। तो एक हफ्ते तक ऐसा चला, वो सूज जाता था और फिर मैं घर आता था, फिर थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता था, सिकाई करता था मैं उसकी। तो ये एक हफ्ते तक चलता था, फिर पेन स्टार्ट हो जाता था उसमें, फिर मैं फिजियोथेरेपी कराने आता था। तो 10 दिन तक मेरी फिजियोथेरेपी चलती थी, 10 दिन मैं यहाँ पे रन करता था। तो ये 3-4 बार ऐसे चला, फिर उसमें स्वेलिंग बंद हो गई। ओके, फिर थोड़ा सा रूटीन में आ गया, वो वीकनेस खत्म होने लग गई उसकी। तो 10 दिन तक स्वेलिंग हुई, 10 दिन तक फिजियोथेरेपी चली, वो वैक्स लगाते थे उस पर और वो थेरेपी करते थे, एक्सरसाइज थोड़ा बहुत कराते होंगे। हाँ, वो एक्चुअली एक्सरसाइज तो नहीं कराते थे, लेकिन वो ना वैक्स लगाते थे और वो जो थेरेपी होती है, वो जो जिसमें वाइब्रेशंस होती हैं, वो करते थे। तो 8-10 दिन तक वही चलता था। उसके बाद में वापस आता था, फिर से वो स्टार्ट हो जाता था वो प्रोसेस, मतलब 3-4 बार वो प्रोसेस चला। फिर वो धीरे धीरे स्वेलिंग होनी उसमें, क्योंकि स्ट्रॉन्ग होने लग गई मसल्स और नर्व्स अंदर की, तो वो स्वेलिंग कम होने लग गई, धीरे धीरे बंद हो गई। उसके बाद ये था कि मैं सोचता था कि पता नहीं मैं हमेशा ऐसे ही चलूँगा, हमेशा टोस पे ही लंगड़ा के चलता रहूँगा, कोई स्पोर्ट्स नहीं खेल पाऊँगा। या फिर एक ये होता है, मैं आपके अंदर ना, जब आप स्पोर्ट्स में इतने अच्छे होते हो, स्टार्टिंग में स्पोर्ट्स में अच्छा था और फिर एक बॉडी बनाने का जुनून था, तो फिर एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं कि यार वो तो ऐसा है, मैं ऐसा क्यों नहीं हूँ। तो एक थॉट्स आते रहते हैं, और वो तब आते हैं जब आपका सोने का टाइम होता है, जब आप अकेले होते हो, अपने आप से बातें कर रहे होते हो। राइट। तो वो, और होता ऐसा है ना कि आपको नेगेटिव थॉट्स जो होते हैं वो जल्दी अट्रैक्ट कर लेते हैं आपको, आप नेगेटिव बहुत जल्दी सोचने लग जाते हो, पॉजिटिव देर में सोचते हो। तो बस वही नेगेटिविटी की तरफ जाने लग गया था। तो धीरे धीरे, लेकिन जब रिजल्ट्स भी मिलने लग गए थे पॉजिटिव, तो थोड़ा पॉजिटिविटी आने लग गई, पॉजिटिविटी आने लग गई उससे। तो धीरे धीरे रिकवरी स्टार्ट हुई, स्ट्रेंथ आनी स्टार्ट हुई। देन 3-4 साल हो गए, तब मेरा एंकल काफ़ी ठीक हो गया और मैं नॉर्मली चलने लग गया था फिर उसके बाद। ओके। और जो फिज़िकली डिसेबल्ड लोग होते हैं, उनको मोटिवेट करना या उनको इस बारे में बताना, एक्सरसाइज ये सब चीज़ें जो भी आप इतनी सारी चीज़ें बताते हो, वो कितना चैलेंजिंग रहता है? जब मैं उन्हें अपनी जर्नी के बारे में बताता हूँ, वो मेरी वीडियोस देख लेते हैं, तो उन्हें लगता है होप है। हाँ, मोटिवेशन मिल जाता है, उन्हें मोटिवेशन मिलती है, तब उन्हें लगता है कि हाँ होप है, तब उन्हें समझाना थोड़ा इजी हो जाता है। तब उन्हें लगता है कि हाँ, अगर ये बंदा भी कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो मैं उन्हें वही कहता हूँ कि मैं कोई डिफरेंट नहीं हूँ, मेरे भी 2 हाथ हैं 2 पैर हैं, आपके भी 2 हाथ हैं 2 पैर हैं, भगवान ने कोई अलग से बना के नहीं भेजा है। अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। तो उनको तो लोग आप सीखते हैं और मतलब पॉजिटिव होके जाते हैं, आप देखते भी होगे उनको कि फिर अच्छा भी लगता होगा कि हाँ यार कुछ अच्छा कर रहे हैं हम लोग। हाँ, वो लोग खुद आके जो इतना कमेंट किया है उन्होंने, मेरी जो रील्स हैं, जो आंसर्स हैं जी। कोरा पे लिखे हैं, खुद आके कमेंट किया है कि मेरा भी अभी 7 महीने पहले एक्सीडेंट हुआ है और ये आंसर पढ़ के जो मुझे मोटिवेशन मिल रही है इज़ लाइक अमेजिंग, मैं भी अब पूरी तैयारी करूँगा, पूरा ठीक होने की कोशिश करूँगा। तो वो पढ़ के जो खुशी मिलती है वो मतलब मटीरियलिस्टिक, कोई भी मटीरियलिस्टिक चीज़, वो थोड़ा यहाँ वाली चीज़ है, वो बिल्कुल यहाँ वाली चीज़ है। और ये वाली चीज़ सब चीज़ों पे भारी होती है। हाँ जी, क्योंकि जो दिल की बात अगर वो पूरी हो जाए, जो आप अच्छा सोच के चल रहे हैं वो पूरा हो जाए, तो एक बड़ी खुशी मिलती है, और वो खुशी पैसे से नहीं आती। वो पैसे से नहीं, कोई भी मटीरियलिस्टिक चीज़ पूरी नहीं कर सकती। अभी आप आगे मतलब इस चीज़ को कितना बढ़ाना चाहते हैं? आप क्या चाहते हो, वर्ल्ड कहाँ तक दिखाना चाहते हो दुनिया को कि भाई ये करना है मैंने अभी और ये करना है? फ्यूचर प्लान बेसिकली अगर हम बात करें कि और क्या चाहते हो आप आगे से? अभी तो मेरा एज सच कोई प्लान नहीं है। अभी तो मैं जितना सोच रहा हूँ कि जितने लोगों की हेल्प, जितने लोग मुझे रीच आउट कर रहे हैं, मैं उन सब की हेल्प कर पाऊँ। क्या बात है। तो मुझे अभी अलग अलग मेरी रील्स क्योंकि ग्लोबली वायरल हो रही हैं, यूएस में और यूरोप में और भी जगह वायरल हो रही हैं। तो मेरे को ब्राज़ील से लोग कांटेक्ट कर रहे हैं, मुझे इंग्लैंड से, अभी इंग्लैंड के एक बंदे ने मुझे कांटेक्ट किया था कि उसका ऐसे एक्सीडेंट हो गया था
रिहैब उसका हो चुका है, बट उसको स्ट्रेंथ बिल्ड करनी है और मोबिलिटी बिल्ड करनी है अपने लेग में। क्या बात। तो उसको मैंने अभी फ्री प्लान बना के दिया है 2 दिन पहले ही। ग्रेट। तो बहुत सारे लोग हैं अलग अलग जगह से जिनको मैं जितना हेल्प हो सकता है उतना हेल्प करना चाहता हूँ, और अगर कहीं पे अपॉर्चुनिटी मिलती है इसी चीज़ को ग्रो करने की तो वो मैं ज़रूर। आपको इसका रिवार्ड क्या लगता है जब कोई आपको जैसे आपने किसी की हेल्प की या लोगों को इतनी चीज़ें बता रहे हो, लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, आपको उसमें अपना रिवार्ड कहाँ छुपा हुआ नज़र आता है? आप किस चीज़ से सबसे ज़्यादा संतुष्ट होते हो? किस चीज़ से आपको लगता है यार मज़ा आ गया, ये अच्छा हुआ? मुझे ये लगता है कि जब मैं लोगों को मोटिवेट कर पाता हूँ वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि देखो नंबर ऑफ़ फॉलोअर्स तो बहुत सारे लोगों के हैं, ठीक बात, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स मिल जाते हैं, हाँ मिल जाते हैं नंबर ऑफ फॉलोअर्स। वो आजकल आप अलग अलग तरीके हैं, लोगों के अलग अलग कंटेंट बनाते हैं, मिल जाते हैं। बट एक पॉजिटिव लोगों को मोटिवेशन देना और एक पॉजिटिव एनर्जी देना, वो एक सेटिस्फैक्शन मिलती है कि हाँ आप लोगों की हेल्प भी कर रहे हो और आप एक पॉजिटिव मैसेज दे रहे हो सोसाइटी में। पॉजिटिव मैसेज सोसाइटी में देना बहुत कम लोग ऐसा कर रहे हैं अभी। तो मेरी जर्नी देख के मैंने आपको बताया कि ग्लोबली मेरी वायरल हुई रील्स, तो मेरी जर्नी देख के मुझे बहुत बड़े बड़े लोगों ने फॉलो किया। मतलब जो सपना देख सकता हूँ ना मैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन वही था। मैंने कहा आपको जो फिल्म जगत के लोग जो हैं वो काफ़ी आपकी वीडियोस देखते हैं और आपको फॉलो करते हैं, तो उसके बारे में पूछने वाला था, आपने पहले ही बता दिया। कौन कौन फॉलो करता है वैसे तो बता दो। इंडिया से मुझे जब रणविजय सर ने फॉलो किया मुझे। वाह क्या बात। सलिल आचार्य हैं, उन्होंने फॉलो किया, और पंजाब के एक थिएटर एक्टर हैं, और हॉलीवुड के एक्टर्स हैं जो रॉक के जो एक्शन सीन्स करते हैं उन्होंने फॉलो किया मुझे। जो रोगन जो वर्ल्ड के सबसे बड़े पॉडकास्टर हैं, वाह क्या बात, फॉलो किया। हम भी फॉलो कर रहे हैं आपको, हमारी बताना। हमें वरेनियम टॉक्स भी फॉलो करता है। ज़रूर। अच्छा ओके। और मुझे एक इंग्लैंड के एक प्लेयर हैं रियो फर्डिनैंड, एक्स प्लेयर, वो बेकम के साथ टीम में थे। क्या बात। एंड 5 टाइम ओलंपिक चैम्पियन है ब्रैडले विगिंस, टूर डी फ्रांस विनर भी हैं वो। उनका नाम आता है कि ओनली प्लेयर हु हैज़ वन गोल्ड मेडल एंड टूर डी फ्रांस विद इन द सेम ईयर। वाओ। तो उनका मेरे बेटे की बुक में अभी उनका था चैप्टर तो नहीं था, लेकिन स्पोर्ट्स पर्सन के नाम थे। सचिन तेंदुलकर का और लेजेंड्स का नाम था, तो उनका नाम भी आया। तो मैंने देखा अरे ये तो ब्रैडले विगिंस, ये तो मुझे फॉलो करते हैं। तो मैंने फ़ोटो खींची उसकी। जी। मैंने स्टोरी पे डाली अपनी, और मैंने उन्हें टैग किया, ब्रैडले विगिंस, सर ब्रैडले विगिंस को। ओके। तो उन्होंने वो स्टोरी देखी थी। रिप्लाई किया? नहीं, रिप्लाई नहीं किया उन्होंने। लेकिन उन्होंने वो स्टोरी देखी। ओके। अच्छा एक बात बताओ वैभव भाई, आप ये चीज़ें काफ़ी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट करते हो जो आप काम कर रहे हो, फिर आप बाकी एक्सपेंसेस कैसे निकाल पाते हो? लाइफ के लिए तो बहुत सारी चीज़ें चाहिए ना, पैसा तो चाहिए। हाँ, तो वो उसके लिए फिर क्या रहता है प्लान? तो मेरी वाइफ मुझे अभी सपोर्ट करती है। माई वाइफ इज़ अ टीचर। तो जब मैंने जॉब छोड़ी थी और मैंने उसे बोला था कि मैं फ़िटनेस में करियर अपना परस्यू करना चाहता हूँ, तो उसने मुझे सपोर्ट किया। उसने सपोर्ट किया, इनिशियली बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया उसने कि कुछ नहीं होता, हम देख लेंगे, जैसे भी मैनेज होगा तुम परस्यू करो, लेकिन मेहनत मत छोड़ना बीच में। तो मैं रील्स बीच में बनाता था, बीच में मैंने छोड़ दिया, कभी डीमोटिवेट हो गया कि यार वायरल नहीं जा रही है रील्स, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। तो कहती कि करते रहो बस, सोचो मत, करते रहो। तो फिर मैं करता रहा, और अब ऐसे टाइम पे, अब ऐसे मुकाम पे पहुंच गए हैं कि बड़े बड़े लोग फॉलो कर रहे हैं। तो अब मेरे पास खुद ही मैं एड्स रन करता हूँ अपने। मैंने 2 अकाउंट्स बनाए हुए हैं, एक मेरा मेन अकाउंट है, एक बैकअप अकाउंट है। राइट। तो बैकअप अकाउंट से मैं अपने एड्स रन करता हूँ कि अगर कोई, मैं जनरली जो ट्रेन करता हूँ मैं 30+ को ट्रेन करता हूँ। राइट। तो अगर आपको ट्रेनिंग चाहिए, क्योंकि मैं IT सेक्टर में काम कर चुका हूँ, सो आई नो कि कैसा शेड्यूल होता है किसी वर्किंग प्रोफेशनल का, और कैसे उनको ट्रेन किया जा सकता है। तो मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को ज़्यादातर उन्हीं लोगों को ट्रेन करता हूँ जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं या जिनके पास टाइम कम है, तो उनके थ्रू मेरी अर्निंग भी हो जाती है। वेरी नाइस। तो उनको मैं पेड प्लान। क्या बात। और सुना है आजकल आपको फोटोग्राफी का बड़ा शौक चढ़ा हुआ है। तो वो उसमें भी आने का कुछ विचार है क्या? नहीं। नहीं, शौक तो खैर अच्छी चीज़ है, करना चाहिए। आपने बहुत सारी डिफरेंट फील्ड्स में काम किया है ना? हाँ जी। इतनी सारा मतलब ज्ञान लेके कहाँ जाने वाले हो, क्या करने वाले हो, और आगे क्या सोच रखा है आपने? अब इसी चीज़ में पूरी लाइफ आप देने वाले हो या कुछ और भी साथ साथ करना चाहते हो? नहीं, अब एक ही अपनी पैशन फॉलो करनी है।
अब एक ही डायरेक्शन में चलना है, अपनी पैशन फॉलो करनी है, जी। लोगों को ट्रेन करना है, और साथ में जिन लोगों को फ्री में हेल्प चाहिए, जो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, जो अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको फ्री में ट्रेनिंग करनी है। एक बड़ी अच्छी चीज़ है, मेरे पास लिखी हुई है, इतना बड़ा मुझे याद नहीं होता। आपने लिखा था अपने ब्लॉग में कि आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ माई इंजरी अगली लुकिंग लेग, बट आई कवर इट अप वेन एवर आई वेयर शॉर्ट सो दैट पीपल डोंट गेट स्केर्ड। तो कभी ऐसा हुआ है कि लोगों ने देखा अरे ये क्या हो गया, अरे ऐसे हो गया, वैसे हो गया, या किसी ने कोई ऐसा रिएक्शन कभी दिया हो कि? ऐसा कभी हुआ नहीं है, बट ऐसा होता था कि मुझे ऐसा लगता था कि लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, लोग बोलेंगे ये क्या हो गया इसके पैर में। जब तक मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आया था उस इंजरी को लेके। राइट। उस इंजरी को लेके अब इतना कॉन्फिडेंस है क्योंकि लोगों ने इतना अप्रिशिएट कर दिया, बट उस टाइम पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। मैं ये सोचता था कि कोई मेरे पैर को देखेगा तो क्या बोलेगा, क्योंकि मैं अपने आप को कंपेयर करता था हर किसी से। तो वो सीधा मेरे दिमाग में एक ही थॉट आता था कि यार ये कैसा घिनौना सा पैर है इसका, लोग ये सोचेंगे, हाँ ये सोचेंगे, ये बोलेंगे। अपने माइंड में खुद ही सोचते रहते? खुद ही सोचता था मैं। तो वो नेगेटिव थॉट्स आते थे, बट कभी किसी ने कुछ बोला नहीं, बट स्टिल वो एक आता था। तो अभी भी जो मैं वीडियोस डालता हूँ उसमें अगर 70% तारीफ़ करने वाले हैं तो 30% ऐसे भी हैं जो बुराइयां करते हैं कि दिस सबके साथ है वो। आप कितना भी अच्छा काम कर लो, हाँ। आप मंदिर में पूजा करने बैठ जाओ, उसमें भी कमी निकाल देंगे लोग। बिल्कुल सही बात है, सब जगह। बट वो ठीक है, आप अपने आप को कहाँ कवर कर पाते हो और आप अपने आप को कहाँ तक लेके चल पा रहे हो, कितना आप पॉजिटिव सोच सकते हो, वो उस डिपेंड्स ऑन थिंग्स ना। अच्छा, और ये था कि अगर हमें कोई देख रहा है ऐसा बंदा जो थोड़ा सा फिजिकल चैलेंज है या कुछ प्रॉब्लम्स है उनके साथ, तो उसको अगर आपसे मोटिवेशन लेनी हो तो उसको आप क्या बोलना चाहेंगे? अगर कोई बंदा ये चाहता है कि भाई मैंने वैभव भाई को देखा और मैं मोटिवेट नहीं हूँ, तो मोटिवेट कैसे करे वो अपने आप को, और आप उसको क्या ऐसी चीज़ बताना चाहेंगे जिससे कि वो मोटिवेट हो और एक्सरसाइज शुरू करे, या आपको फॉलो करके भी कर सकता है वो कि भाई वीडियोस देखे और अपनी बॉडी को ठीक करे? या अगर कोई फिटनेस में आना चाहता है तो सबसे पहला स्टेप जो होता है वो सबसे डिफिकल्ट होता है। आपको जब रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट होते हैं तो आपको मज़ा आने लगता है। एग्जैक्टली। तो आप और ज़्यादा मेहनत करने लगते हो। हाँ, वो स्टार्ट का थोड़ा सा होता है कि स्टार्टिंग शुरू हो गया तो फिर स्टार्टिंग का फेज जो होता है वही सबसे डिफिकल्ट होता है। चाहे अब वो किसी को इंजरी हुई हो, और जो लोग इंजर्ड हैं मैं उनको ये मैसेज देना चाहूँगा कि आप अपनी रिहैब पे और उस पार्ट को स्ट्रॉन्ग करने पे बहुत ज़्यादा मेहनत करो। आप ये मत सोचो कि मैं 2 साल रुकूंगा, अभी 3 साल रुकूंगा, उसके बाद स्टार्ट करूंगा। आप उस पर तभी, जब आपका रिकवरी हो चुकी है, आपके हील हो चुका है वो, तभी उसकी स्ट्रेंथनिंग पे काम स्टार्ट कर दो। क्योंकि अगर आप उसे बेबी की तरह ट्रीट करते रहोगे तो वो वीक ही रह जाएगा, वो हमेशा वीक रहेगा। हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम उसे बेबी की तरह ट्रीट करते हैं कि नहीं यार मैं एक्सरसाइज करूंगा तो इसमें ये ना हो जाए, इसमें पेन ना हो जाए। अगर वो स्ट्रॉन्ग ही नहीं होगा ना तो वो आप नॉर्मल लाइफ कभी जी नहीं पाओगे। राइट। तो वो नॉर्मल लाइफ वापस जीने के लिए आपको उसका जल्दी ही, जैसे ही वो रिहैब हुआ, जैसे ही उसकी सारे वुंड्स रिकवर हो गए, उसके हील हो गए, अब उसकी स्ट्रेंथनिंग वापस स्टार्ट कर दो, वापस एक्सरसाइज उसकी स्टार्ट कर दो। क्योंकि अगर यही सोचते रह जाएंगे कि नहीं चोट लग जाएगी, ये अभी ऐसा है, 2 साल बाद करूँगा, तो वो उस टाइम तक बहुत देर हो जाएगी। अगर आपकी वीडियोस को किसी को फॉलो करना हो जो नहीं जानता, तो वो किस हैंडल पे मिलने वाली है? वो मेरा हैंडल है fit_with_VC, इंस्टाग्राम पे है, और आप वहाँ पे जाके मेरी वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपको कोई मोटिवेशनल वीडियो, अगर मैं किसी को मोटिवेट कर सकता हूँ अपने वीडियोस के थ्रू, किसी की भी हो सकती है, हेल्प हो सकती है, और वही फ्री ऑफ कॉस्ट। और फ्री ऑफ कॉस्ट क्या बात है। ट्रेनिंग मैं देने के लिए तैयार हूँ मैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी ट्रेन कर रहा हूँ जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनका एक्सीडेंट हुआ है। तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो ट्रेनिंग, या फिर आप बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड हो, तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हूँ। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ये वैभव चौहान जी, ये है वैभव चौहान जी, क्या बात है। अच्छा, अगर और अच्छा चलो, ये तो आपकी वाली बात हो गई जो देख रहे हैं, आपको समझ रहे हैं। हमारी जो ऑडियंस जो हम आपको देख रही है वरेनियम टॉक्स की, हमारी एक छोटी सी फैमिली है जो धीरे धीरे बड़ी होती जा रही है, थैंक्स है सभी लोगों का। उनके लिए आपका क्या मैसेज है फिटनेस को लेके? फिटनेस को लेके मेरा सबसे पहले ये मैसेज है लोगों को, कि लोगों को लगता है कि 6 पैक एब्स होना ही फिटनेस है। फिटनेस वो नहीं होता। मेरे हिसाब से फिटनेस ये होती है कि आप कौन सी एक्टिविटी कितनी इजीली कर सकते हो। अगर मैं थोड़ा सा मोटा भी हूँ और मैं बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकता हूँ, जो कि एक शेडेड गाय जिसके 6 पैक एब्स हैं, मसल्स बने हुए हैं, वो नहीं कर सकता है,
तो मैं फिट हूँ, वो फिट नहीं है। Exactly. क्या बात है, क्या बात। फिटनेस उसको कहते हैं कि आप अगर मैं 5 किलोमीटर भाग भी पा रहा हूँ और मैं जिम में Exercise भी कर पा रहा हूँ, एक्सरसाइज भी कर पा रहा हूँ, वजन भी उठा पा रहा हूँ और डेली एक्टिविटीज़ भी इजीली कर पा रहा हूँ, वो फिटनेस होती दैट है। मींस आई एम फिट। अगर मेरे 6 पैक एब्स भी हैं, मसल्स हैं, सब कुछ है, लेकिन मैं 5 किलोमीटर भी नहीं भाग सकता और डेली एक्टिविटीज़ अपनी कंप्लीट नहीं कर सकता, तो वो फिटनेस नहीं है। वो सिर्फ दिखाने की फिटनेस है कि आप दिखने के लिए फिट हो, लेकिन आप एक्चुअल में फिट नहीं हो। अच्छा, जो आजकल क्या बोलते हैं, जो नए नए जो हमारे भाई एक्सरसाइज शुरू करते हैं, बच्चे एक्सरसाइज शुरू करते हैं, वो सिर्फ सबसे पहले आजकल एक प्लान बना लेते हैं कि ये मुझे प्रोटीन लेना है, ये मुझे क्या बोलते हैं प्री वर्कआउट लेना है, ये लेना है, ये BCA लेना है। वो सब क्या है, मतलब क्या वो ज़रूरी है बॉडी के लिए? क्या हम वैसे नेचुरल वो करके एक्सरसाइज करके नहीं अपने आप को ठीक कर सकते, फिट? बिल्कुल कर सकते हैं। ये एक्चुअली होता क्या है ना, ये सप्लीमेंट कंपनीज़ का एक मार्केटिंग कह लो। अब जैसे मेरे पास भी कंपनीज आती हैं एंड मैं भी प्रमोट करता हूँ, बट मैं ये नहीं कहता कि आप लो उसके बगैर आपकी बॉडी नहीं बनेगी, ऐसा नहीं है, उसके बगैर आपकी बॉडी नहीं बनेगी। क्योंकि मैं अगर प्रोटीन मान लो फूड से लेता हूँ, तो आपकी बॉडी ये नहीं कहेगी कि आप फूड से ले रहे हो, मेरे को आप पाउडर वाला प्रोटीन दो, क्योंकि बॉडी को नहीं पता प्रोटीन कहाँ से मिल रहा है, मिलना चाहिए। बॉडी को तो प्रोटीन मिलना चाहिए, राइट। प्रोटीन बॉडी को नहीं पता कि वो पाउडर से आ रहा है या एग्स से आ रहा है या चिकन से आ रहा है या सोया से आया है, पनीर से आया है, बॉडी को नहीं पता। तो आप अपना इजी वे आउट ढूंढते हो कि हाँ सिर्फ वो खा के ही बॉडी बन सकती है। अब सर जब मैंने स्टार्ट की थी एक्सरसाइज 2002 में, उस टाइम पे तो सप्लीमेंट्स वो ही नहीं करते थे। वो वेट गेनर होता था, एक वेट गेनर आते थे, वही आदमी खाता था और बस शुरू। और उसमें भी पता नहीं क्या होता था, और वो भी पता नहीं क्या होता था। हाँ, उसमें सही में हमें पता नहीं क्या। आप आजकल तो ठीक बात है, ठीक बात, पता ही नहीं। आजकल तो हर कोई लेबल पढ़ता है और गूगल करके देखता है कि क्या क्या है इसमें, क्या क्या नहीं। तो ले लो ना। हमारे टाइम पे तो कुछ भी नहीं आता था। उस टाइम पे तो मतलब मैंने तो पीनट बटर उस टाइम पे खाना स्टार्ट किया था। मैंने कहा ये कैसा बटर है, मैंने तो अमूल बटर खाया, ये कैसा बटर है, अजीब सा टेस्ट कर रहा है। मैं ले तो आया कि उसमें प्रोटीन होता है, लेकिन मैं से खाया नहीं गया था वो उस टाइम पे। 2006-07 की बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो उस टाइम पे भी लोग बॉडी बनाते थे, लेकिन अच्छी बॉडी बनाते थे, ऐसा नहीं है कि नहीं बनती थी। बिल्कुल, उस टाइम पे भी अच्छी बॉडी। और एक चीज़ मतलब मैं स्पेशली ये चाहता हूँ कि लोगों को आप ये बताइए कि स्टेरॉइड्स तो बिल्कुल ही ना लें, बिकॉज वो स्टेरॉइड्स देखा आपने, मतलब 6 महीने का कोर्स करते हैं, वो इंजेक्शंस लगवाए और बॉडी में उसका क्या इम्पैक्ट है? बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं आजकल। देखो, अगर आपको प्रोफेशनली कॉम्पीट नहीं करना है तो स्टेरॉइड्स की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रोफेशनली कॉम्पीट तो आप बिना स्टेरॉइड्स के कर नहीं सकते हो। जो नेचुरल शोज़ हैं वो अलग हैं। अच्छा, ओके, जिसको मतलब प्रॉपर प्रोफेशनली जाना तो मे बी उसको उसकी हेल्प की ज़रूरत पड़े, उसके बगैर आप कम्पीट नहीं कर पाओगे। अच्छा। क्योंकि हर कोई लेके आता है, हालांकि कोई बताता नहीं है, लेकिन लेके हर कोई आता है, डिस्क्लोज़ हर कोई नहीं करता है। तो लेता तो हर कोई है, जो स्टेज पे खड़े होते हैं वो मोस्टली लोग लेते ही हैं। तो आप वहाँ पे कम्पीट कर रहे हो तो आपको ज़रूरत है उसकी, अदरवाइज़ आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप थोड़े टाइम के लिए, होता क्या है ना जनरली कि आपने स्टेरॉइड्स लिए, आपको रिजल्ट्स मिले, अब क्या हुआ, आप कम्पीट तो करते नहीं हो, तो आपकी 10 लोग आपकी तारीफ़ करेंगे, यार तू बहुत अच्छा दिख रहा है, तेरे एब्स निकल गए हैं, तेरे बाइसेप्स बहुत अच्छे हो गए हैं। तो अब क्या होता है, जैसे आपकी साइकिल ख़त्म होती है तो आप वापस पहले जैसे नॉर्मल होने स्टार्ट हो जाते हो। तो आप नॉर्मल होने स्टार्ट होते हो, अब लोग तारीफ़ नहीं कर रहे हैं आपकी। तो वो जो डोपामीन है, जो आपको खुशी मिलती है कि लोग कि आपको खुशी मिल रही है, लोग तारीफ़ कर रहे हैं, तो आप सोचते हो कि यार अब लोग मेरी तारीफ़ नहीं कर रहे हैं तो मैं अब दोबारा से लेता हूँ। तो वो एक साइकिल बन जाती है। उस तारीफ़ सुनने के चक्कर में, वो डोपामीन के चक्कर में आप वो बार बार लेते हैं एंड वहीं पे उनको इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं वो इफ़ेक्ट हो जाते हैं और वहीं पे बहुत लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो बेसिकली वो एक सॉल्यूशन नहीं है। अगर आप प्रोफेशनली इस चीज़ में नहीं आ रहे हो, भैया आपको कोई वो क्या बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग चैम्पियनशिप में नहीं जाना, तो अच्छी फिटनेस आप ले सकते हो फ्रूट्स खा के, नॉर्मल डाइट लेके, प्रॉपर एक्सरसाइज करके। बिल्कुल, हम लोग कर सकते हैं। बिल्कुल। वैभव जी, आपने हमें बहुत अच्छा समय दिया और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताई, और आपसे हमने बहुत कुछ सीखा भी आज। जो खासकर जो इतनी आपके साथ ट्रेजेडी हुई, आप उससे निकल के आए, आपने लोगों को इतना सब दिया है और अभी भी दे रहे हो फ्री ऑफ कॉस्ट। जो आप कोचिंग देते हो, आंसर्स करते हो लोगों के, ये बहुत बहुत अच्छी चीज़ है। आप ऐसे ही करते रहें और हम आपको ऐसे ही फॉलो करते रहेंगे, और हम भी कोशिश करेंगे कि हम भी शायद आपके साथ लग के कुछ और अच्छा कर पाएँ और लोगों को इसकी जानकारी दे पाएँ। थैंक यू सो मच आपके इतने प्रीशियस टाइम के लिए जो आपने हमें दिया। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ वैभव चौहान जी,
आपने इतनी सारी बातें सुनी, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बातें सुनी, आप फॉलो कीजिए इनको और जल्दी ही आपके साथ फिर रूबरू होते हैं किसी नई पर्सनैलिटी के साथ। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय श्री राम।